Welcome to learning all about international organizations with easy tricks and memory hacks for one shot revision. और अगर इससे पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशंस को रट्टा मार के याद कर रहे थे तो आज के बाद से आप ऐसा नहीं करोगे। मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा ही नहीं बल्कि ट्रिक भी बताऊंगा कि इसे कैसे याद करना है और इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप सिर्फ 2 मिनट देख कर देखें, अगर अच्छा नहीं होगा तो आप बैक कर चले जाना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिम्स्टेक को। तो आप लोग सोचो, आप लोग 7 दोस्त हो, 7 यानी थाला, ठीक है। तो 7 दोस्त हो और एक ग्रुप बनाकर रहते हो, ठीक है। एक ग्रुप में आप लोग 7 मेंबर हो और ग्रुप बनाकर रहते हो। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये सब दोस्त हैं ना। ये एक बड़े तालाब के पास रहते हैं और उस बड़े तालाब का नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल वाला तालाब है, उसके पास ये 7 दोस्त रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? कभी पानी की दिक्कत, कभी बिजली की प्रॉब्लम, रोड और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, बिजनेस और नौकरी की प्रॉब्लम, और इतना ही नहीं, नेचुरल डिजास्टर जैसे तूफान और सुनामी अगर आता है तो ऐसे में आप निपटोगे कैसे? तो अकेले अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है और आप निपटने जाओ तो आप नहीं सकोगे। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 7 दोस्त मिलकर काम करें। अगर किसी को पानी की प्रॉब्लम है तो आप अपने घर का पानी उसे दे सकते हैं। किसी को बिजली की प्रॉब्लम है तो बैठकर उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि तूफान और सुनामी आ जाए तो सब मिलकर उससे निपटने का उपाय बताए। तो एक्चुअली यही होता है। ये होता क्या है? ये 7 लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो ये सुनिए। मान लीजिए आप स्कूल में है, आपके पास पेन नहीं है तो आप दूसरों से मांगोगे और वो आपकी हेल्प करेगा। वैसे ही इसमें भी होता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ ना रहे तो दूसरा मेंबर वो उसकी मदद करता है। अगर तूफान आया, सब मिलकर मदद करेंगे। बस यही काम है बिम्स्टेक कंट्रीज़ का। तो बिम्स्टेक क्या करती है? आपस में रोड, शिप, ट्रेन कनेक्ट करना, ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ाना, एनर्जी शेयर करना, डिजास्टर के टाइम हेल्प करना और एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करना। अगर एक लाइन में आपको याद रखना है तो बस इतना याद रखना कि बे ऑफ बंगाल के पास एक बड़ा सा तालाब है और उस तालाब के किनारे 7 लोग हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं और हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज़ बिम्स्टेक? तो बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन that connects South Asia and Southeast Asia countries around the Bay of Bengal। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 6 जून 1997, यानी कि 1997, ठीक है। अब इसे याद करने का कुछ ट्रिक बताऊं तो देखिए, बिम्स्टेक में टोटल कितना लेटर्स है? टोटल लेटर्स 7 है, ठीक है। और 7 से हो जाएगा यहाँ 7, यानी कि 1997। याद रखना, बिम्स्टेक में टोटल लेटर्स है 7, तो 7 से यूनिट डिजिट 7 मारना, मतलब हल्का याद रख सकते हैं। और 7 क्या, 2000 के पूरा नियर, जैसे कि 1997। इसका ओरिजिनल नेम था बिस्टेक। बाद में कुछ कंट्री ज्वाइन होकर इसका नाम बनाया बिम्स्टेक। एम से म्यांमार है और इसका हेड क्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। यहाँ देखिए बे ऑफ बंगाल, और इसके पास वाला यानी कि इंडिया के इधर वाला जितना भी है, जैसे नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड और श्रीलंका। तो अब देखते हैं सार्क को। तो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी वही कहानी लागू होती है और मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबको उसी तरह आप कहानी बनाकर याद रख सकते हो। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि याद कैसे रखना है। तो इससे पहले मैंने 7 दोस्तों की कहानी बताई थी, अब ये है 8। इसमें कितना है? मान लो एक कॉलोनी है जिसमें 8 दोस्त थे, ठीक है। 8 दोस्त मतलब 8 कंट्रीज़। ये सब दोस्त साउथ एशिया के हैं और आसपास रहते हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? साउथ एशिया के और आसपास रहते हैं। अब इसका नाम पूछा जाए
तो एक है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, पांचवा नेपाल, छठा भूटान, सातवां मालदीव और आठवां अफगानिस्तान। एक चीज़ याद रखना, जो अभी इससे पहले मैंने बिम्स्टेक का बताया था उसमें पाकिस्तान इंक्लूड नहीं था और इसमें पाकिस्तान है। तो मैं बात कर रहा हूँ सार्क की। अब कॉलोनी की प्रॉब्लम्स क्या है, यानी साउथ एशिया की प्रॉब्लम्स। कभी कभी कॉलोनी में प्रॉब्लम आ जाती है और वही प्रॉब्लम जैसे कि उसमें भी आया था जो कि बिम्स्टेक में था, वही पानी की दिक्कत, बिजली का दिक्कत, रोड, बिजनेस और नेचुरल डिजास्टर। तो ये सब अकेले नहीं हो सकता, इसलिए ये कंट्रीज़ मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाई जिसका नाम था सार्क। सभी दोस्त बोले अकेले लड़ने से अच्छा है मिलजुल कर काम करें। अगर आपके किसी एक दोस्त को मार दिया जाए तो आप सभी दोस्त उसके साथ मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया सार्क। सार्क करता क्या है? सार्क मतलब सब लोग मिलजुल कर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे कि एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, फूड का हो, डेवलपमेंट का हो, या फिर डिजास्टर हेल्प की ज़रूरत पड़े जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब आ जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे, जैसे क्लास में टीचर होता है ना, वैसे ही सार्क में रूल्स होते हैं, जैसे कि सब बराबर है, यानी सब इक्वल है और ज़बरदस्ती नहीं करना है, बातचीत से फैसला होगा और लड़ना नहीं है, कोऑपरेशन बनाना है। सिंपल लाइन में याद रखो, सार्क मतलब साउथ एशिया के देशों का फ्रेंडशिप ग्रुप जो कि पीस, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के लिए बना है। तो सार्क है क्या? सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जैसे कि टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल कोऑपरेशन एमंग साउथ एशियन कंट्रीज़। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है? अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सार्क कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है। तो इसका मेंबर्स है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इधर से दो आ गया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इधर एक श्रीलंका, इधर मालदीव, इधर इंडिया, इधर से आ गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब देखते हैं ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ। फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को ये फाउंड किया गया। फर्स्ट समिट इसका ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, और चार्टर एडॉप्टेड इन 1985। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नेपाल, काठमांडू। ठीक है, तो अब इसको याद करते हैं। तो ईयर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ईयर आपको याद ही नहीं करना। एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए, ये जो सार्क है इसमें नंबर्स ऑफ लेटर्स है 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, और इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ है? 8 कंट्रीज़। तो 8 आ जाएगा यहाँ सेकंड प्लेस में, यानी कि 1985। याद रखना, सार्क में टोटल लेटर्स है 5, तो 5 यूनिट डिजिट में आ जाएगा और 8 कंट्रीज़ है तो वो आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तो 85 याद रखना, आपको याद हो जाएगा 1985। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर को याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखना। तो ट्रिक ये है, सार्क ने काटा नाक पे, तो काटा से हो गया काठमांडू, नाक से हो गया नेपाल। तो याद रखना, सार्क ने काटा नाक पे, तो काटा से हो जाएगा काठमांडू और नाक से हो जाएगा नेपाल। और कुछ इसका ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन साउथ एशिया, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, प्रमोट रीजनल सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। पार्टिसिपेंट्स हो जाएगा हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। लास्ट हेल्ड इन 18th समिट, जो कि हुआ था 2014 में नेपाल में। ठीक है, लास्ट 2014 में हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप देख लेना पीडीएफ में, जैसे कि सार्क डेवलपमेंट फंड, जो कि थिम्फू, भूटान में इसका हेडक्वार्टर है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली, इंडिया। अब देखते हैं एशियन को, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को, यानी कि 1967 को। ठीक है,
फाउंडेड एट बैंकॉक थाईलैंड। तो थाईलैंड में इसे स्थापित किया गया था। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो हो जाएगा एशियन डिक्लेरेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एशियन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अगस्त को, ठीक है, 8th ऑफ अगस्त। अब इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसका मेंबरशिप की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो है 10। और ऑब्जर्वर कंट्री की बात करें तो ये हो जाएगा टाइमोर लेस्टे सिंस 2022। और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। अब इसका जो 3 पिलर्स है वो देखते हैं। तो पहला पिलर है पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा है इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरा है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। अब इसका सेक्रेटरी जनरल का नाम है काओ किम हॉर्न, जो कि कंबोडिया से है। 2023 से अभी तक की यही है। अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 1967 में इसे फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? एडम मलिक, जो कि इंडोनेशिया से, अब्दुल रजाक मलेशिया से, नार्सिसो रेमोस, जो कि फिलीपींस, और नेक्स्ट है एस राजा रत्नाम, जो कि सिंगापुर से, थरनाट खोमान, जो कि थाईलैंड से, ठीक है। ये सिर्फ आप देख लेना। तो अब इसे याद कैसे करें कि ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? हुआ था 67 में ना। तो देखिए अभी आपको ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों ट्रिक ये है, एशियन जो वर्ड है उसमें अगर ए को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? CN, ठीक है, SEAN, ठीक है। तो CN किससे बना? 67, 67 इक्वल टू CN। थोड़ा ध्यान देना, 67 को अगर मिला दिया जाए तो हो जाएगा CN, ठीक है। जैसे कि विराट और अनुष्का को मिला दिया जाए तो विरुष्का बन जाता है, वैसे ही 60 और 7 को मिला दिया जाए तो CN बन जाता है। तो CN से हो जाएगा 67, जो कि इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था। आई होप आपको याद हो गया होगा। थोड़ा सा तो कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। अब आइए देखते हैं ब्रिक्स को। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका विषय था अधिक समावेश और सतत विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। एग्जाम में ये पूछ सकता है, जो कि कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में, ठीक है। और इसे किसके द्वारा किया गया था? वो कंट्री था ब्राज़ील। ये लेटेस्ट न्यूज़ में है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया विल एज्यूम द ब्रिक्स चेयरशिप एंड होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026, यानी कि 2026 में भारत में होने वाला है। तो ये लाइन याद रखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स। अभी ऑफिशियली जो खबर आई है उससे इंडोनेशिया ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को, वाइल बेलारूस, बोलोविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान वर वेलकम्ड एज ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही है, आपको सिर्फ यही सब याद रखना है, ठीक है। वो तो लेटेस्ट न्यूज़ में था इसीलिए मैंने बता दिया। तो देखिए, व्हाट इज़ ब्रिक्स? ये है क्या? ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़, जो कि स्टार्टेड हुआ था 2009 में। कौन से नाम से? ब्रिक नाम से, ठीक है। और ब्रिक टर्म जो दिया गया था वो दिया गया था जिम और नील के कारण, ठीक है। और साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया था 2010 में, ठीक है। याद रखना 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया था। अब मेंबर्स की बात करें तो ओरिजिनल मेंबर्स है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इसका जो नाम में है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब जो न्यू मेंबर जो बने हैं 2024-25 में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, जो कि है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है कि कौन कौन ज्वाइन किया था? तो उसका एक ट्रिक है, जैसे कि हम लोग छोटा में पढ़ते हैं AEIOU, तो इस ट्रिक में आपको याद रखना है EEIIU, यानी 2 बार ई, 2 बार आई और 1 बार यू। तो EE से हो गया इजिप्ट, इथोपिया, और II से हो गया ईरान, इंडोनेशिया, और U से हो गया UAE,
थोड़ा सा याद रखना। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का आवाज़, रिड्यूस वेस्टर्न डोमिनेंस, रिफॉर्म आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन, और प्रोमोट लोकल करेंसी ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ कुछ ग्लोबल वेट दिया गया है। अप्रोक्स 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन और अप्रोक्स 35 to 40% ग्लोबल जीडीपी, इसको ये कवर करता है। तो इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2014 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सांघाई में। ठीक है, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सांघाई। ठीक है, और 2014 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और सीआरए मतलब कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ठीक है, और जो एनडीबी है इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2014 में, तो याद कैसे करिएगा? तो याद हो जाएगा चोगदा सिंह यानी 14 सिंह। तो 14 सिंह से हो गया, 14 से हो गया 2014 और सिंह से हो गया सांघाई। तो अब बात करते हैं G20 की। तो G20 है क्या? G20 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20, यानी कि इसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये दुनिया की प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है, जैसे कि वैश्विक आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली में सुधार और विकास और सहयोग, मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ कब हुआ? वो हुआ 1999 में, और इसका जो रीज़न है वो क्या था? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि 1997 से लेकर 1998 में था। ठीक है, क्राइसिस के कारण इसे बनाया गया। और फर्स्ट लीडर्स समिट जो हुआ था 2008 आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2008 में इसका फर्स्ट लीडर्स समिट हुआ। और परमानेंट मेंबर की बात करें तो वो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, परमानेंट मेंबर है। अब कुछ इसका ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि ये क्या प्रमोट करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिड्यूस करता है पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, मतलब कि गरीबी को कम करता है और असमानता को भी कम करता है। और उसके बाद हो गया कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस, जब पूरे विश्व में क्राइसिस हो जाता है तो एक साथ मिलकर ये काम करता है। और सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, और हर साल एक कंट्री इसे होस्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो 2023 की प्रेसिडेंसी किया था इंडिया ने, 2024 की ब्राज़ील ने, और 2025 वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है अभी लेटेस्ट में G20 की प्रेसिडेंसी किया। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा इसका ईयर? तो उसका ट्रिक ये है, देखिए G20 में 20 से 1 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो इधर आ गया 19। अब G का जो प्लेस वैल्यू होता है रीजनिंग में 7 होता है, और यहाँ 2 है, तो 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सम लगाए इसमें 9 आ गया। तो 9 आ गया तो इसको 2 बार लिखना है, 9 9। अब आते हैं नाटो में। ठीक है, तो नाटो आखिर है क्या? तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, and it is a military and political alliance created for collective defense. An attack on one member is considered an attack on all, यानी कि एक को मारा मतलब कि सब को मारा। आपके दोस्तों में होता है ना, एक को मारा यानी कि सब को मारा, आप सभी उठकर बदला लेने जाते हो, तो वैसा ही यह है हिंदी में। ठीक है, इसे देख लेना। और इम्पोर्टेंट है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ 4 अप्रैल 1949 को, और फाउंडिंग जो ट्रीटी है इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। पर्पस क्या था? कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, अब इसे याद करने का ट्रिक बताऊं तो देखो, नाटी बीबी इज़ फाइन। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, नाटी बीबी इज़ फाइन। तो नाटी से हो जाएगा नाटो, और बीबी से हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और फाइन से हो जाएगा 49, यानी कि 1949। अब इसका फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो टोटल 12 है। ठीक है, ये आप देख लेना। और ये नाटो वर्सेस वार्सो पैक्ट है। ठीक है, और इसका पॉइंट क्या है? ये फॉर्म हुआ 1949 में, ये 1955 में। इसका नेचर क्या है? वेस्टर्न अलायंस, और इसका ईस्टर्न ब्लॉक,
और इसका जो स्टेटस है वो एक्टिव है और इसका डिसॉल्व हो गया है 1991 को। ठीक है, अब इसका ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश और फ्रेंच है। मेंबर कंट्रीज 32 टोटल है। ठीक है, और रीजन हो जाएगा यूरोप प्लस नॉर्थ अमेरिका। न्यूएस्ट जो मेंबर बना ये इम्पोर्टेंट है, स्वीडन जो बना 2024 में और फिनलैंड बना 2023 में। ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट में, तो ये है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन formed to maintain international peace and security, promote friendly relations, human rights and international cooperation। मतलब यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मैत्रीपूर्ण संबंधों और मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन से न्यू से न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएसए में है, ऐसे याद रखना। और अदर मेजर ऑफिस है जैसे कि जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, वियना ऑस्ट्रिया में और नैरोबी केनिया में। और फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड इसका जानते हैं, तो इसे कब फाउंड किया गया? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ, तो याद रखना 1945, ये डेट याद रखना, और 24 अक्टूबर को। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन डे जो मनाते हैं हम लोग 24 अक्टूबर को, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वार 2, याद रखना वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हुआ था तभी ये बना था। और ऐसे भी याद रख सकते हैं हमारे आज़ादी से 2 साल पहले। ठीक है, और इसके फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस की बात करें, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945। अब मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबर्स है 193 कंट्रीज़, और लेटेस्ट जो मेंबर बना वो बना साउथ सूडान 2011 में। और इंडिया जो इसका फाउंडिंग मेंबर है, जब ये फाउंड किया गया था तभी से है, यानी कि 1945। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, प्रमोट ह्यूमन राइट्स और सॉल्व इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, जिसे कि ओपेक कहा जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 10 to 14 सितंबर 1960 यानी कि 1960 एट बगदाद कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इसका कुछ रहा, इट्स मेन गोल वाज टू प्रिवेंट लोअरिंग ऑफ द प्राइस ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल का दाम को कम करना, यही ऑब्जेक्टिव था इसका। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियन्ना ऑस्ट्रिया। और मेंबर्स की बात करें तो यहाँ मेंबर्स है जैसे कि अल्जीरिया, कॉन्गो, गबन, जो कि रीजॉइंट हुआ था 2016 में। और नेक्स्ट नंबर पे है द ओपेक फंड, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1976 में। ये हुआ था 1960 में, और इसके 16 साल बाद यानी कि 1976 में ओपेक फंड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब आते हैं ओपेक प्लस पे। ठीक है, तो ओपेक प्लस क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वियन्ना ग्रुप। ठीक है, और ये जो क्रिएट किया गया था ये 2016 में, पहला 60, उसके बाद 76 यानी कि 76, अब 2016। इट इज़ ए कोलिशन ऑफ ओपेक एंड 10 नॉन ओपेक कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल। ठीक है, और ये सब इसका फैक्ट है, देख लेना। इट पम्प्स अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। कब? 1995 में। ये याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में फॉर्म्ड हुआ था। और इसका जो टाइप है वो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस है रिडक्शन ऑफ टेरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, जो कि अभी अमेरिका लगाते रहता है इंडिया पे, अभी टेरिफ लगाया है बहुत ज़्यादा। और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। आपको पूछेगा कि ये WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो इम्पोर्टेंट रखना है आपको याद इसका डेट और इसका जो हेडक्वार्टर है ये। मेंबरशिप की बात करें तो वहाँ 66 कंट्रीज़ है। ठीक है,
ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। डायरेक्टर जनरल है नगोकी, ठीक है, नगोकी याद रखना बस हो जाएगा। अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन का जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसके बारे में, ठीक है। तो हो जाएगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल हेल्थ प्रमोट करना और बीमारियों से लड़ना। और इसका जो हेड है वो है टेड्रोस अधनम। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में, और ये भी हुआ था 1945 में। आपको कमेंट करके बताना है कि 1945 में और क्या हुआ था, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन 1945 में फाउंड किया गया था। और IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। याद रखना, मॉनेटरी फंड यानी कि मनी से रिलेटेड है, तो मनी को वॉश करना, ट्रिक याद रखना, मनी को वॉश करना, यानी कि मनी से हो गया मॉनेटरी फंड और वॉश से हो गया वाशिंगटन DC, ठीक है। और इसका काम क्या है, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक। इसका जो हेड है वो है क्रिस्टेलिना। और यूनेस्को का जो हेड है वो है खालिद। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक भी वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में, ठीक है। गरीबी कम करना और डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देना इसका काम है। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, गरीबी कम करना और डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देना। और अजय बांगा इसका जो प्रेसिडेंट है। अब ILO का बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। ILO और WHO का याद रखना स्विट्ज़रलैंड में है, और IMF और WB का याद रखना वाशिंगटन DC में है। और इसे 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, लेबर स्टैंडर्ड सेट करना और वर्कर्स की राइट की रक्षा करना। इसका जो हेड है वो है गिलबर्ट हांगबो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट UN प्रोग्राम्स की, जैसे कि यूनिसेफ हो गया जो कि चिल्ड्रन का एक फंड है, और UNDP जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और UNHCR जो कि रेफ्यूजी एजेंसी है, और WFP जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में है, और UNDP का भी न्यूयॉर्क USA में है, और जो WFP है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इटली में है। तो फूड से याद रखना इटली, इटली अगर आप खाए हैं तो वो एक फूड है। और रेफ्यूजी एजेंसी की बात करें वो है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और बात करें यूनिसेफ की, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, UNDP इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, और UNHCR इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, और 1961 में हुआ था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये आप देख लेना, और यहाँ पर इसका हेड दिया गया है, ठीक है। ये सब आप देख लेना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।